हेलो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जो कि हमारा आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहाँ से इसने अपना ग्रो किया है। तो आरटीआई एक सिंपल सा स्टेप है जो हर कोई लगा सकता है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं, उनकी मेल्स या क्वेरीज आती है मेरे पास कि आरटीआई कैसे लगानी है, उसका फॉर्मेट क्या है, एक सेट फॉर्मेट। तो आरटीआई लगाने का कोई ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं है। नॉर्मल सा जैसे हम एप्लीकेशन लगाते हैं टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसे हम पीआईओ कहते हैं स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे सीपीआईओ होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो हम उसके पास लगा सकते हैं। 10 रुपये का साथ में पोस्टल ऑर्डर लगता है। जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका नाम आएगा उसके अंदर पोस्टल ऑर्डर में, और उसका पूरा एड्रेस आएगा, और भेजने वाले का पूरा एड्रेस आता है, जो भी सेंडर है उसका पूरा एड्रेस आएगा, और साथ में पोस्ट ऑफिस, जो भी उस पिन कोड का रिसीवर का पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम है। तो 10 रुपये की फ़ी लगती है। ओवरऑल आप कहीं पे भी लगाएं, किसी भी स्टेट में लगाएं, सेंट्रल लेवल पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, 10 रुपये की फ़ीस उसके हमें पे करनी पड़ती है। वह पोस्टल ऑर्डर हम पे करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और पोस्टल ऑर्डर का जो भी पोस्टल ऑर्डर का नंबर होगा वो आप अपनी आरटीआई फाइल में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब तक आप उस पोस्टल ऑर्डर का नंबर अपना आरटीआई उसमें नहीं लिखेंगे तो उसके डिस्क्रिपेंसीज के काफ़ी चांसेस है गवर्नमेंट लेवल पे कि वो आपको जवाब ना दें, या कुछ आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ना लें अगर कल को आपको जवाब नहीं मिलता। तो मिनिमम 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर पीआईओ को जवाब देना पड़ता है इसमें। अगर पीआईओ आपको 30 दिन के अंदर अंदर नहीं जवाब देता तो आप आगे फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आगे हम फर्स्ट अपील फाइल करते हैं, फिर अगर फर्स्ट अपील में भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो आप आगे जाके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होती हैं जो स्टेट लेवल पे, वहाँ फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट या सेकंड अपील। और कल को अगर सेंट्रल लेवल पे फाइल कर रहे हैं तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो कि न्यू दिल्ली में है हमारे इधर ओल्ड जेएनयू कैंपस के पास, तो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं आरटीआई और अपील्स वगैरह। काफ़ी स्टेट्स में ऑनलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और आप वैसे तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को हाइक कर रखा है कि भाई आरटीआई में बहुत वो लगती है। कोई ऐसा सिंपल सा रूल है। जो आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनकी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें। सिंपल सा टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका पूरा एड्रेस, सब्जेक्ट में आरटीआई एक्ट 2005 डालें, और फिर उसके बाद नीचे अपने पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को पुटअप करें। हिंदी में पूछना चाहते हैं तो हिंदी में पूछ सकते हैं, लोक सूचना अधिकारी ऐसे करके हिंदी में, सेवा में लोक सूचना अधिकारी ऐसे करके पूरा उसका एड्रेस, और नीचे विषय के अंदर मतलब सब्जेक्ट के अंदर अपना जो भी आरटीआई एक्ट सूचना अधिनियम 2005 ऐसे लिख के आप फाइल कर सकते हैं आगे। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है इसमें आरटीआई में। काफ़ी बार बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कैसे आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। और कल को अगर पीआईओ आपको जवाब नहीं देता 30 दिन के अंदर, तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि आप उसमें फ़र्स्ट अपील लगा सकते हैं। स्टेट फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। जो फर्स्ट अपील लगाएंगे वो उसी डिपार्टमेंट के किसी उच्च अधिकारी या जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफिसर होगा उसके पास जाएगी, और जो आप आगे फाइल करेंगे सेकंड अपील वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। अगर सेंट्रल लेवल पे पीआईओ है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। तो आप इस तरीके से इसमें आरटीआई में रहता है। बाकी अगर कोई भी पीआईओ है वो आपको नहीं जवाब देता तो आप खाली फर्स्ट अपील फाइल करने का प्रावधान नहीं, आपके पास इस एक्ट के अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट करने का भी प्रावधान है। या तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में करिए अगर सेंट्रल लेवल पर पीआईओ है। अगर स्टेट लेवल पे पीआईओ है तो आप जाके उसके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 250 रुपये पर दिन के हिसाब से पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। 250 रुपये पर दिन के हिसाब से पीआईओ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप उस पर पेनल्टी लगवाएं ही लगवाएं। ये कोई आपको ऐसा राइट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है। लॉ में सिर्फ इतना मेंशन है कि पीआईओ अगर जवाब नहीं देता तो ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को आपका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आपका राइट जो इन्फ्रिंज किया गया है
PIO द्वारा या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। हालांकि उसका अंदर दे रखा है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑफ RTI एक्ट 2005, उसमें आप देखेंगे तो पेनल्टी वगैरह के प्रावधान है। आगे हम सेक्शन 20 के अंदर ही हम देखते हैं अदर क्लॉजेज में, सबसेक्शंस में, तो वहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाने का भी प्रावधान दिया गया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेनल्टी लगानी ही लगानी है। आप हालांकि हाँ, आप अपना जब भी आप अपना WS फाइल करें, रिटर्न सबमिशन फाइल करें, कुछ भी करें, तो आप उसके अंदर अपने एक प्रेयर डाल सकते हैं कि हाँ 250 रुपये पर दिन के हिसाब से ऐसे ऐसे पेनल्टी लगाई जाती है एज पर RTI एक्ट। तो वो आप प्रेयर मांग सकते हैं, जिस हिसाब से PIO को लगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को लगेगा वो आगे करेंगे, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को लगेगा वो आगे करेंगे। तो इस तरीके से RTI एक्ट का कुछ रहता है। तो RTI एक्ट में जैसे PIO है तो आप उसके खिलाफ, PIO के खिलाफ FIR भी करा सकते हैं। अगर PIO आपको नहीं जवाब देता है, ये उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो आपको जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं देता है तो आगे RTI एक्ट में तो प्रोविजंस हैं ही, लेकिन आप आगे FIR के लिए भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने पार्शली फ़ी पे ऑफ कर दी है, अगर आपने फ़ी पे ऑफ करी है उसके बाद भी वो आपको जवाब नहीं दे रहे तो आप उसके अगेंस्ट में भी FIR करा सकते हैं। तो FIR का प्रावधान इस तरीके से है, चाहे तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं नहीं हैं, आपने एक फ़ी पे कर दी है, जब आपने एक फ़ी पे कर दी है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंज्यूमर और एक सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप भी निकल के आता है उसके अंदर। तो कंज्यूमर और एक सर्विस प्रोवाइडर का भी रिलेशनशिप निकल के आता है। तो अगर आप उसके अंदर कंज्यूमर एक सर्विस, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कुछ दे नहीं रखा है कि RTI में आप कि RTI एक्ट है तो RTI एक्ट ही लगेगा। जहाँ जहाँ आपके राइट्स ब्रीच हो रखे हैं, इस तरीके से आपके अगर ब्रीच हो रहे हैं, आपका फंडामेंटल राइट है, तो आगे अगर आपका कोई PIO फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जजमेंट्स हैं काफ़ी सारी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट भी फाइल कर सकते हो। आपका फंडामेंटल राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच किया जा रहा है और आगे आपका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, अगर वो आपकी नहीं सुन रही हैं, तो आप आगे जाके उसके अगेंस्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल, मतलब इसमें एक ट्रेंड है, देखा जा रहा है कि जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है और उस पेंडेंसी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा है। 2-2 साल से RTI लगा के 2-2 साल बाद आपका कंप्लेंट पे नंबर आ रहा है, आपकी हियरिंग की अपॉर्चुनिटी आपको 2 साल बाद मिल रही है, फिर आगे उस पर पेनल्टी लगानी है लगानी, उसके अंदर फिर टाइम लगेगा, फिर कब को आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस को आगे कंटिजेंसीज अराइज हो जाती हैं। तो आप इसके अंदर कर सकते हैं FIR। अगर आपको नहीं जवाब देता है कोई PIO वगैरह, तो आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी लीगल ड्यूटी है। अगर वो अपनी लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में FIR क्यों नहीं करा सकते? ज़रूर कराई जा सकती है FIR वगैरह। तो इसके अंदर हम इसको सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है जो उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि हमारा सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, तो आप उसमें भी एक सर्टिफाइड कॉपी की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए। उसके भी अंदर भी काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं कि पब्लिक ऑफिस कौन होल्ड करेगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट्स ने और हाई कोर्ट्स ने उसमें जजमेंट दे रखी हैं कि आप उसमें क्या कौन पब्लिक ऑफिसर है, कौन पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो काफ़ी सारी उसके अंदर जजमेंट्स है, जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या नेशनल लेवल पे कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रख रहा है, दैट मीन्स कोई भी इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, चाहे तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल का क्यों ना हो, दैट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड इफ इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफाइड कॉपी। You have a right to apply for the certified copy under section 76 of Indian Evidence Act. No one can deny that. No one can deny that. No one. So you can file, you can pay the partial fee to that government department, and if that government department, instead of taking your partial fee, instead of sending the partial fee by the postal order or DD, you have paid off the partial fee, then their service provider and consumer relationship exists. You can approach you can approach consumer forum. You can approach consumer forum regarding this and lodge a consumer case regarding this. National Consumer District Redressal Commissions have many types of judgments you can read that says that if you have paid a partial fee,
and first party becomes a service provider and you became consumer. And when there is a seller and buyer, service provider consumer relationship, there exists a Consumer Protection Act 2019, or we can say Consumer Protection Act 1986, which was earlier existing. So there is no हार्ड एंड फास्ट रूल इन फाइलिंग आरटीआई. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आरटीआई लगाना सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है आरटीआई लगाना. और आप आरटीआई लगा के हर एक चीज़ की जानकारी मिल सकती है. और आपको थर्ड पर्सन के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा. अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसके रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो अंडर सेक्शन 11 कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आरटीआई एक्ट में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर आप कोई इंडिविजुअल से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो उनको कोई भी प्राइवेट बॉडी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली डिनाई करने की जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हैं रिगार्डिंग दैट थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, अंडर सेक्शन 11 ऑफ आरटीआई एक्ट कुछ उसके क्लॉजेज हैं 1, 2, 3 ऐसे करके. तो उसके अंदर वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को एक इन्फॉर्मेशन नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 11 वेरियस क्लॉजेज एंड सबसेक्शंस, जिसके अंदर वो कहता है कि ऐसे ऐसे कि इस पार्टी ने आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी है. अब आप अपना सबमिशन फाइल करें, उनको एक सबमिशन फाइल करने की डेट दी जाती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा कि आप एक इन्फॉर्मेशन को फाइल करिए, आप एक सबमिशन दीजिए कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन ये फलान जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन की पर्सन ने, वो क्यों ना दे उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को. तो उनसे एक रिटर्न सबमिशन लिया जाता है. अगर उस रिटर्न सबमिशन से वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपके उस रिटर्न सबमिशन के बिहाफ पे वो डिनाई भी कर सकते हैं. अगर रिटर्न सबमिशन से वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके बाद आपने आरटीआई लगाई है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर किसी थर्ड पार्टी के WS से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो उसको नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 11, तो अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको कह भी सकता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ. वो उसके सबमिशन के ऊपर डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के. तो उसके बाद थर्ड पार्टी के पास भी एक अपील का मौका होता है कि थर्ड पार्टी अगर उस इम्पंज ऑर्डर से पीआईओ के सेटिस्फाइड नहीं है, देन थर्ड पार्टी कैन फाइल एन अपील, फर्स्ट अपील. एंड इफ थर्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन एंड सीपीआईओ और पीआईओ डिसीजन, then they can file a second appeal regarding that impunge order to Central Information Commission or State Information Commission also. So this type of practice is in the RTI Act. And under Section 8 of RTI Act, various exemptions have been given, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ आरटीआई एक्ट. सेक्शन 6(3) की बात मैं करूँगा इसके बाद. तो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट में कुछ एग्जम्पशन दे रखी हैं कि आप किस किस पॉइंट्स पे, किन किन पॉइंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर इस तरीके से जो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो सेक्शन 8 को फुल्ली थॉरोली रीड करिए, आपको एक एक पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा कि आप किस किस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. देन यू कैन गो फॉर सेक्शन 6(3) जो मैं बता रहा था, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सेक्शन 6(3). जब भी आप अपनी आरटीआई लगाएं, तो अपनी आरटीआई लगाते समय सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का जो आरटीआई एक्ट का 2005 का ये सेक्शन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए. इसको ध्यान में रखते हुए अपने आरटीआई के अंदर इसे ज़रूर मेंशन करें और ये ज़रूर लिखें कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उस सूचना अधिकारी के पास नहीं है या उसके अंडर में नहीं आती है, तो वो अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 उसे उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र करेगा जिसके पास वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसे लगता है कि हो सकती है. अगर उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे भी जिसके पास 6(3) में ट्रांसफ़र नहीं है, तो वो आगे 6(3) के अंदर फिर ट्रांसफ़र करेगा. ऐसे प्रोसीजर चलता है. तो इस तरीके से आरटीआई एक्ट के कुछ प्रोविजंस मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं इस वीडियो में अपनी. तो मैं यही चाहूँगा, और मैं इसके बाद दूसरी वीडियो दोबारा लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आरटीआई एक्ट के कुछ जजमेंट्स और उसके कुछ मेंस ऐसे प्रोविजंस डे टू डे लाइफ से लेके जो कि मैंने भी लगाए हैं काफ़ी सारे. और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में मेरा पर्टिकुलर एक खुद का केस चल रहा है. दूसरा पेनल्टी इम्पोज करने के लिए मैंने भी सीपीआईओ पे काफ़ी उसमें रिसर्च करके आगे फाइल किया है. तो काफ़ी मैं डे टू डे लाइफ से आपको अपडेट करूँगा इस पर आरटीआई एक्ट को लेके. तो आरटीआई एक्ट सबसे आसान है, इसमें कुछ चेंजेस अभी करने बाकी हैं, जो कि जैसे सीआईसी लेवल पे है कि सीआईसी में पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2-2 साल में हियरिंग की डेट आ रही है. उसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. तो बस यही छोटा सा आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग मेरा था आप लोगों के लिए. तो
शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।